हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं EMRS TGT टायर 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आज के वीडियो में मैं केमिस्ट्री और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगी कि मैं कैसे क्या पढ़ रही हूँ और कैसे क्या नोट्स बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। जो यूनिट में सबसे पहले पढ़ रही हूँ वो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर्स। सबसे पहले मैं ये वाला यूनिट पढ़ रही हूँ और इसका एक जो टॉपिक है गैस, लिक्विड और सॉलिड वाला, मैंने उसको प्रिपेयर करा है। उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में उसके नोट्स बनाए ताकि मुझे पढ़ने में ईजी रहे और बार बार उसका रिवाइज कर सकूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्या पढ़ा है, मेरे नोट्स कैसे बनाए हैं और मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की है, ताकि वो सब मिस्टेक्स आप मेरी इस वीडियो को देख के आप ना करें और उसको अवॉइड करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो मैं यूनिट पढ़ने वाली हूँ उस यूनिट को मैंने पॉइंट वाइज एक डायरी में लिख लिया है ताकि सारे टॉपिक्स मैं कवर कर सकूँ। जैसे मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो टॉपिक है ये मैंने 9th क्लास के NCERT से प्रिपेयर करा है और आई थिंक उतना इनफ है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तो आपको 11th 12th के बुक्स एक्सप्लोर करने की नीड नहीं है। तो आप सारे पॉइंट्स को इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में ईजी गोइंग रहेगा और जो कंप्लीट होता जाए उस पर टिक करते जाओ। जैसे सबसे पहले मैंने ये स्टेट ऑफ मैटर्स वाला जो है इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पदार्थ, मेरा मीडियम हिंदी है तो मैंने अपने नोट्स हिंदी में ही प्रिपेयर करे हैं और ये जितने भी नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं वो सारे 9th की NCERT से बनाए हैं। तो पता क्या होता है कि हमारे पास ये सारे नोट्स मेरे पास भी पहले से बने हुए हैं, लेकिन जब तक हम अपने हाथों से नहीं लिखेंगे ना तब तक हमें चीज़ें हमारे माइंड में सेट ही नहीं होगी। हाँ, हमें पता है कि पदार्थ क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, लेकिन उस चीज़ों को शब्दों में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। भाई मेरे लिए तो डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने दोबारा लिख लिख के चीज़ों को याद रखने की कोशिश करी है। तो आई थिंक मेरा सजेशन तो ये होगा कि आप लोग भी लिखो और उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखो कि पर्टिकुलर जैसे पदार्थ है इस पे आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो और फिर जितने भी उससे रिलेटेड NCERT में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। और जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को 3 पॉइंट में लिखो। जैसे डेफिनेशन हो गई, फिर उसकी बॉडी, फिर कंक्लूजन, और उसी फॉर्मेट में लिख के प्रैक्टिस करनी है आपको। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख के आप प्रैक्टिस करो, नहीं, पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपको है ना इस क्वेश्चन को याद भी करना है और उसी में आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी हैबिट बने। और जो उसमें कीवर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट करने हैं, क्योंकि कीवर्ड्स याद रहेंगे ना तो हम उसके अराउंड उस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे ही मैंने और भी क्वेश्चंस, जितने भी मुझे उस चैप्टर के क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने लिखे हैं और उस एक फॉर्मेट में ही लिखे हैं। हर एक में मैंने तीन 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 पार्ट्स में उनको डिवाइड करा है ताकि चीज़ें मेरे माइंड में उसी अकॉर्डिंग बैठे। तो आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस उसमें थे वो सारे मैंने लिख लिए हैं। और इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने का ट्राई किया था। तो इसमें जो मैंने मिस्टेक की वो क्या है कि एक तो कंटेंट कम लिखा मैंने। जैसे ये ऊपर जो पदार्थ की डेफिनेशन है इसमें मैंने कीवर्ड्स सही यूज़ करे और डेफिनेशन हमें 1 या 2 लाइन में ही लिखनी है, वो इनफ थी और उसमें मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, ये सही था। बट जो सेकंड पॉइंट था पदार्थ के जो गुण है, इसमें मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक एक तो ये करी कि इसमें मैंने डायग्राम ऐड नहीं करा। दूसरा, इसका जो कंटेंट था वो भी बहुत कम था। और जो तीसरा पॉइंट था, इत्र की गंध फैलने का कारण विषण की प्रक्रिया है। अब इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की वो ये कि मैंने विषण की प्रक्रिया तो लिख दी, कारण रीज़न तो बता दिया, बट मैं विषण की जो डेफिनेशन थी वो मैंने ऐड नहीं करी और ना ही इससे रिलेटेड कोई डायग्राम बनाया। तो आप लोगों को भी ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने एक ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी लिखा है जिसमें मैंने कंटेंट के साथ मैंने डायग्राम भी बनाए हैं और चीज़ों को, सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और जैसे मैंने ये जो फोर्स है, फोर्स और जो गतिज ऊर्जा है उसका जो हर ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इससे क्या होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर लगती है और थोड़ा सा पावरफुल लगती है। तो एग्जामिनर को हमारा कंटेंट रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक डायग्राम से समझ जाएगा कि हमने क्या लिखा है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और की जो मैंने किया और आई थिंक आपको भी करनी चाहिए कि मैंने पहले रीडिंग करी, फिर उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करी और उसके बाद उसको चेक करा कि मैंने क्या मिस करा। जैसे मैंने डायग्राम मिस करे, मैंने कुछ पॉइंट्स थे वो मिस कर दिए, तो उन सबको फिर मैंने क्या रेड पेन से यहाँ पे नोट कर लिया ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिस करूँ तो ये पॉइंट्स को ऐड करके ही मैं अपना क्वेश्चंस, मतलब जो आंसर है उसको लिखूँ। और आपको जो भी क्वेश्चन है, कोई भी XYZ क्वेश्चन है उस, और डिस्क्रिप्टिव वे में जो लिखना है उसको एक स्ट्रक्चर में ही लिखना और उसी में आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आपको माइंड में सेट कर लेना है कि मुझे कोई भी जो क्वेश्चन है उसको 3 पॉइंट्स में ही लिखने हैं, बॉडी, सॉरी, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और इसके अलावा एक चीज़ और कि जो भी क्वेश्चन आप तैयार करोगे ना उसमें एट लिस्ट 150 वर्ड्स तो आप यूज़ करो ही करो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 250 वर्ड्स तक एक आंसर को लर्न करना चाहिए
पता है क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं ना तो एक उसका इतना प्रेशर होता है कि हम 250 तैयार करके जाएँगे तो हम 100 वर्ड्स लिख के आएँगे, और टाइमिंग का भी इशू रहेगा। तो इसलिए आप 250 तक तो एटलीस्ट अच्छे से अपने माइंड में हर क्वेश्चन को सेट कर लो, और ताकि जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आए तो मैं अच्छे से लिख पाएँ। और इसके अलावा मैं आपको मेरा एक प्रैक्टिस सेट दिखा देती हूँ कि मैंने जब खुद से प्रैक्टिस करी तो उसमें मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स करी, ठीक है? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कॉपी में दिखाया था। 1 सेकंड। आप देख सकते हो कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा तो मैंने कितना कम कंटेंट लिखा था। अब ये जो पेज में मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। फिर भी मैंने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, बट कुछ जो चीज़ें मैंने ऐड ऑन की है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो मैंने कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लिखा है, प्लस जब इस क्वेश्चन को जो स्टार्ट करा है मैंने, उसकी इंट्रोडक्शन लाइन मैंने एक लाइन और ऐड करी है ताकि वो क्वेश्चन और अच्छे से मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ। और डेफिनेशन मेरे पहले भी सही थे और इसमें भी मैंने सेम लिखी, इसमें कोई चेंज नहीं करा मैंने। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट था उसमें मैंने कंटेंट ऐड करा, बट अगेन मैं इसमें डायग्राम बनाना भूल गई। तो वो एक चीज़ मैंने नोट की, और मैं दोनों ही पॉइंट्स में डायग्राम बनाना भूल गई थी, तो दोनों पॉइंट्स में मैंने वो चीज़ नोट करी। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट था, इत्र की गंध को फैलने का कारण विषण की प्रक्रिया, अगेन मैंने इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, इससे रिलेटेड डायग्राम्स भी बना दिए, बट और जो विषण की जो डेफिनेशन थी उसको भी मैंने हालांकि इस में कंटेंट में ऐड कर रखी है, बट उसको अलग से डिफाइन नहीं करा। तो मुझे एक वो चीज़ भी मैंने नोट करी और उसको अलग से साइड में लिख लिया कि मुझे विषण की प्रक्रिया की जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपर डेफिनेशन के वे में लिखना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो मिस्टेक हो रही है वो आप यहीं नोट डाउन करते जाओगे तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर रिकॉल होंगी। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये है कि गलन की गुप्त ऊष्मा वाला क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आपको उसमें मिल जाएगा। तो इसको भी मैंने उसी तरीके से प्रिपेयर करा है कि वही इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, वही 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, और कीवर्ड्स जो थे उनको हाईलाइट करा। हर जगह उससे रिलेटेड जो डायग्राम्स बन पा रहे थे वो मैंने ऐड करे, और एक एग्जाम्पल था, पूछा था, उपयोग पूछा था, तो वो रिलेटेड उपयोग मैंने लिख दिया। इसके अलावा जो इसमें मैंने एक चीज़ खुद के एंड से जो नोटिस ऐड करी, वो ये कि गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। तो आपसे कौन सी ऊष्मा से रिलेटेड आपसे वो एग्जाम्पल पूछा है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें गलन की गुप्त ऊष्मा का एक व्यवहारिक उपयोग पूछा था, तो वो मैंने लिख दिया। इसके अलावा एक और गुप्त ऊष्मा के 2 प्रकार होते हैं, तो मैंने जो दूसरा जो टाइप था उसका भी एक एग्जाम्पल ऐड कर लिया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी, जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद आती जाएंगी, और आपको अपने आप है ना चीज़ें लिखना सीख जाओगे, आप फ्लो में आपका फ्लो बन जाएगा। जैसे मैंने सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स जो थे वो नोटिस करे, उसके अलावा जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगा वो भी मैंने ऐड कर लिया। ऐसे आप लोग भी जब आंसर को लिखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आपको अपने आप आपके माइंड में आएंगे, तो उनको आप नोट डाउन करते जाना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इससे क्या होंगे कि आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे, और जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे ये वाला जो टॉपिक है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो उन सबका भी मैं एक एक डिस्क्रिप्टिव जितनी भी प्रैक्टिस हो पाएगी मैं करूँगी, और उन सब की जो भी वीडियोज़ है वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी पढ़ती हूँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं रोज़ लॉन्ग वीडियो शूट कर सकूँ। तो जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सब के मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, और जितनी यूनिट्स हैं उनके मैं लॉन्ग वीडियो डालूँगी। और बस आप लोग अब अच्छे से पढ़िए, ओवरथिंक मत कीजिए, हो जाएगा सारे। और इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि 9th 10th के एनसीईआरटी के अलावा भी हमें 11th क्लास की कुछ टॉपिक जो है वो हमें 11th क्लास की एनसीईआरटी मिलेंगे। जैसे ये गैस वाला है, मतलब सॉलिड गैस लिक्विड वाला जो टॉपिक है वो हम 9th से कवर कर लेंगे, और जो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स वाला जो टॉपिक है ये हमें 11th के चैप्टर में मिलेंगे। ऐसे इस यूनिट में बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमें 11th के एनसीईआरटी से ही पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, इसके अलावा जो भी हेनरी लॉज या जितने भी लॉज है वो सारे हमें 11th के एनसीईआरटी से कंप्लीट करने पड़ेंगे। और मतलब ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बस इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप पढ़ लो, और थोड़ा एक पैराग्राफ में मतलब 8-9 लाइनें आपकी प्रिपेयर हो जाए, इतना पढ़ना है अपन को। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो आप एआई की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, बहुत से एआई ऐप हैं जिनसे आप इन सब चीज़ों को डालोगे तो वो आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझा देंगे।
इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप जब भी कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर की जब प्रैक्टिस करो तो उसको आप टाइमर लगा के उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ना आइडिया लग जाए कि आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप नॉर्मली उसको रीड कर लो, याद कर लो, और फिर उसको रफ पेज में लिखो, फिर रफ से उसको फेयर पेज में लिखो, और जब फेयर पेज में लिखो ना, तब आप देखो कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम ले रहे हो। क्या है कि इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हो, क्योंकि हमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो या प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।